यानी ये भारत सरकार लोगों को, नागरिकों को मूर्ख समझती है और वो समझती है कि ग्रीवेंस अलग होगी, कंप्लेंट अलग होगी और प्रतिवेदन अलग होगा। यानी कि मूर्खों का राज जो है या तो इस देश में हो गया है या सारे आईएएस ऑफिसर जो गृह मंत्रालय में बैठे हैं, दूसरे मंत्रालयों में बैठे हैं, वो अकल बेच चुके हैं। मोदी सरकार जो है पिछली सरकारों की तुलना में एक, मैं कहूंगा डिक्टेटोरियल, एक जो है बदला लेने वाली सरकार है और एक ऐसी निकम्मी सरकार है जो लोगों को बेवकूफ समझती है। राकेश अस्थाना को नरेंद्र मोदी और अमित शाह एक अपना ब्लू आइड बॉय, जिसे अपना लाडला प्यारा, अपना पसंदीदा अफसर मानते हैं, तो उसको उन्होंने जो है दिल्ली पुलिस में भेज दिया। यहाँ सरकार, मोदी सरकार इतनी गिर गई है कि वो लोगों को, नागरिकों को धमकी देती है और कहती है कि तुमने रिप्रेजेंटेशन देने की हिम्मत की तो हम तुम्हारे खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं राम, हमारे साथ हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। बात करते हैं दिल्ली के नए कमिश्नर राकेश अस्थाना जी की, जो कहा जाता है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीब हैं। लेकिन जब से वो दिल्ली के कमिश्नर बनाए गए हैं, उनके खिलाफ कई सारी याचिका निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक डाली गई है और उस पर मामला सुनवाई बड़ी तेज़ी के साथ चल रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या राकेश अस्थाना को हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे कानूनी पेंच हैं इसमें, जो हमें रविंद्र कुमार जी बताएंगे और आप लोगों को समझाएंगे। जी सर, जी क्या है ये पूरा मामला, क्यों राकेश अस्थाना के खिलाफ इतना सारा एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, राकेश अस्थाना जो है शुरू से ही एक विवादास्पद पुलिस अधिकारी रहे जी, और सबसे पहले उनका नाम जो है उस समय आया था जब चारा घोटाले में राकेश अस्थाना जो है पटना में सीबीआई के एसपी थे। अच्छा, उस समय के दौरान हमारी बहुत मुलाकात होती थी। उसके बाद राकेश अस्थाना जो है गुजरात में चले गए, क्योंकि वो गुजरात कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। जी जी। और गुजरात के बाद वो जो है दोबारा उस समय रोशनी में आए जब हम सब लोगों ने देखा कि उनकी प्रतिनियुक्ति जो है सीबीआई में की गई। अच्छा। और वो सीबीआई में एक स्पेशल डायरेक्टर बनाए गए। और जब आलोक वर्मा सीबीआई के डायरेक्टर थे रंजन गोगोई के टाइम में, तो आप सबको याद होगा कि जनवरी और दिसंबर 2018 और 19 में ये मामला बड़ा तूल पकड़ा था, क्योंकि राकेश अस्थाना ने वो अपने जो डायरेक्टर सीबीआई थे उनकी कंप्लेंट की थी और उस समय के आलोक वर्मा ने राकेश अस्थाना के खिलाफ एक इंक्वायरी शुरू की थी रिश्वत देने के मामले में। ठीक। तो उस समय जो है मोदी सरकार चाहती थी कि राकेश अस्थाना का हाथ ऊपर रहे और इसीलिए उनको जो है राकेश अस्थाना और राफेल के बीच में जो एक नई सांठगांठ सी शुरू हुई, उसकी वजह से राकेश अस्थाना को सीबीआई छोड़नी पड़ी थी। और सीबीआई छोड़ने के बाद जो आलोक वर्मा वाला प्रकरण भी लोगों को पूरी तरह याद है। ठीक है। उसके बाद मोदी सरकार चाहती थी कि राकेश अस्थाना को सीबीआई का डायरेक्टर बनाया जाए। और आपने देखा भी होगा कि इस साल शुरू में जब राकेश अस्थाना का नाम जो है सीबीआई डायरेक्टर के लिए दिया गया, तो वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश हैं एन वी रमन्ना, उन्होंने भारत के प्रधान न्यायाधीश के रूप में उस कमेटी में वो थे जिसमें कि सीबीआई डायरेक्टर का चुनाव होता है, जिसमें 3 लोग होते हैं, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का नेता प्रतिपक्ष और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश। उस समय भी एक बात उठा, विवाद उठा कि राकेश अस्थाना को 6 महीने का उनका जो है कार्यकाल जो है रिटायरमेंट होने का नहीं बचा है। अच्छा। और जब वो 6 महीने नहीं बचा तो वो जो है उस पद पर सीबीआई डायरेक्टर बनने के लिए जो है तकनीकी आधार पर उनका नाम जो है रिजेक्ट हो गया। अच्छा। अब ये रिजेक्ट होने के बाद जो है राकेश अस्थाना का एक तरह से माना गया कि पॉलिटिकल कैरियर, और हम कहेंगे कि जो उनका एक अधिकारी के रूप में आधिकारिक जो कैरियर है, प्रोफेशनल कैरियर, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन राकेश अस्थाना को नरेंद्र मोदी और अमित शाह एक अपना ब्लू आइड बॉय, जिसे अपना लाडला प्यारा, अपना पसंदीदा अफसर मानते हैं, तो उसको उन्होंने जो है दिल्ली पुलिस में भेज दिया। और वो गुजरात कैडर के अफसर होने के बावजूद दिल्ली पुलिस के पुलिस आयुक्त बन गए। अब ये बात जो है यहाँ तक जो है लगता है कि ये सारा मामला जो है जैसे सरकार अपनी मनमानी करती है अधिकारियों की नियुक्ति में, उस तरह का है। लेकिन ये मामला उससे गंभीर है। अच्छा। उससे गंभीर इसलिए है क्योंकि एक प्रकाश सिंह का जजमेंट आया था, जो कि डीजीपी थे यूपी के। उन्होंने एक रेड पिटीशन 99 में सुप्रीम कोर्ट में डाली थी और उसमें उन्होंने पुलिस सुधारों के लिए बात की थी। और तब 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था जिसमें कहा था कि किसी भी राज्य का जो डीजीपी चुना जाएगा, उसको ही चुना जाएगा जिसका जो है 6 महीने का कार्यकाल जो है रिटायरमेंट से बचा हुआ है। दूसरा उसमें किया गया था कि जो भी डीजीपी बनेगा उसका एक स्थायी कार्यकाल होगा 2 साल का। अच्छा। और जब वो डीजीपी बनेगा तो वो 2 साल तक उस पद पर रहेगा। अब दिल्ली का पुलिस आयुक्त भी उसी श्रेणी में आता है और इसीलिए जो है डीजीपी का पद है, लेकिन उसे बोला जाता है कमिश्नर ऑफ पुलिस। और एक तरह से आप समझो कि दिल्ली का पुलिस कमिश्नर जो है हिंदुस्तान के सारे डीजीपी से
ज़्यादा ताकतवर है। अच्छा। वैसे ज़्यादा ताकतवर है कि NIA लगाने की पावर जो है हाँ। दिल्ली में, दिल्ली के उनको कमिश्नर को मिली हुई है। दूसरा आप देखेंगे कि टेलीफोन टेपिंग का जो अधिकार है किसी राज्य में जो है होम सेक्रेटरी को है, वो दिल्ली के कमिश्नर ऑफ पुलिस को मिला हुआ है। तो IB हुई, रॉ हुई, उनके बराबर जो ताकत है वो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को दी गई है जी। अब ऐसी हालत में राकेश अस्थाना को जिस तरह से दिल्ली में कमिश्नर बनाया गया, तो इसमें 3-4 बड़े बेहुदा से और अजीब से सवाल पैदा हुए कि हम देखते हैं कि पिछले साल जब ट्रंप आए थे तो 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए, बिल्कुल, और दंगों के बीच जो उस समय के जो पुलिस कमिश्नर थे अमूल्य पटनायक, उनको हटाकर जो है SN श्रीवास्तव को पुलिस कमिश्नर बनाया गया। लेकिन वो जो है परमानेंट नहीं थे। उनकी नियुक्ति जो है UPSC के किसी क्राइटेरिया में चुनकर नहीं हुई थी। उनको सिर्फ जो है ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी में एक एक्स्ट्रा जो है अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था। इस साल की शुरुआत में हम देखते हैं कि SN श्रीवास्तव को परमानेंट दिल्ली पुलिस का आयुक्त बना दिया गया। अच्छा। और दिल्ली पुलिस का आयुक्त बनाने के बाद ये हुआ कि अगर वो पुलिस आयुक्त बन गए तो उसके बाद इसका मतलब ये था कि प्रकाश सिंह के जजमेंट की वजह से वो 2 साल तक दिल्ली के पुलिस आयुक्त रहने चाहिए थे, उन्हें हटा नहीं सकते। लेकिन 1 महीने के भीतर उन्हें हटा दिया गया। हटाने के बाद जो है हम देखेंगे कि जो सबसे बड़ा गलत काम हुआ वो ये हुआ कि जब पता था सरकार को कि अमूल्य पटनायक जो है 2020 में रिटायर होंगे, तो उससे पहले 1 महीने पहले सरकार को इस बात की तैयारी करनी चाहिए थी कि अमूल्य पटनायक की जगह दूसरा DGP कौन बने। और उसकी प्रक्रिया ये है कि उसके लिए UPSC को भारत सरकार को नाम भेजने चाहिए थे। वो नाम नहीं भेजे। तो हबड़ा तबड़ी में SN श्रीवास्तव को ये मान करके हमारे सारे आदेशों को पालन करेगा, उसको दिल्ली का पुलिस आयुक्त बना दिया गया। अच्छा। उसके बाद जब SN श्रीवास्तव को जब बनाया और हटाया, तो अगर हटाना था तो हटाने से पहले भी दिल्ली के भावी पुलिस आयुक्त के लिए नाम जो है वो UPSC को भेजे जाने चाहिए थे। वो नहीं भेजे गए और उनको एकदम हटाकर जो है दोबारा उन्होंने कहा जी बालाजी श्रीवास्तव जो है वो दिल्ली के पुलिस आयुक्त होंगे। अच्छा। उसमें भी उन्होंने जो है UPSC और मैं कहूँगा कि जो प्रकाश सिंह का जजमेंट है उसमें अदालत की अवमानना की। अब तीसरी बार ये हुई कि बालाजी श्रीवास्तव जब 1 महीना भी नहीं हुआ उन्हें, तभी जो है हमने देखा कि ये अचानक जो है 4 दिन पहले रिटायरमेंट से ये कहा गया कि हमने जो है राकेश अस्थाना को दिल्ली का पुलिस आयुक्त परमानेंट बना दिया। तो सवाल ये है कि क्या उनका नाम जो है UPSC को भेजा गया? UPSC की लिस्ट में उनका नाम था। और जिस वजह से NV रमन्ना ने ये कहा कि राकेश अस्थाना देश की CBI के निदेशक नहीं बन सकते क्योंकि उनका कार्यकाल 6 महीने का नहीं बचा। उसके 2 महीने बाद जो है ये पता चलता है कि राकेश अस्थाना का कार्यकाल जो है सिर्फ 4 दिन का रह गया है और वो जो है उसी कैटेगरी को कि दिल्ली के DGP या दिल्ली के कमिश्नर पुलिस बनने के लिए 6 महीने का अतिरिक्त कार्यभार अभी उनका नहीं बचा हुआ, तो उनको कैसे बना दिया। तो 3 जगह पर केंद्र सरकार ने UPSC की अवहेलना की और 3 बार जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया। 3 बार उन्होंने जो है प्रकाश सिंह का जो आदेश है उसका जो है अवमानना की। और इन सबको अगर आप जोड़ लें तो ये लगता है कि दिल्ली में जो है जंगल का कानून चल रहा है। अब यहाँ तक जो है सरकार का पक्ष हो सकता है कि सरकार सोच सकती है कि हम जो भी चाहे कर सकते हैं। तो मैंने इस बारे में एक रिप्रेजेंटेशन दिल्ली में केंद्र सरकार को दी, जो गृह सचिव हैं हिंदुस्तान के, उनको दी। उसके बदले में मेरे पास जब एक चिट्ठी आई तो वो चिट्ठी बड़ी अजीब है। अच्छा। ये चिट्ठी है कि आप ये बताओ कि आपने जो चिट्ठी में लिखा है ये हस्ताक्षर आपके हैं या नहीं है। अच्छा। तो मेरा मानना है मेरे हस्ताक्षर है। और उसमें उन्होंने मुझे चेतावनी क्या दी है कि अगर ये आपके हस्ताक्षर हैं तो आप इसके सारे सबूत मुझे दें। अच्छा। और अगर आप सबूत नहीं देंगे तो आपके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। अच्छा। ये एक तरह से मेरा प्रतिवेदन है। ऊपर लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रविंद्र कुमार। एक रिप्रेजेंटेशन कोई भी नागरिक सरकार को दे सकता है। सरकार रिप्रेजेंटेशन माने ना माने वो अलग बात है, लेकिन यहाँ सरकार, मोदी सरकार इतनी गिर गई है कि वो लोगों को, नागरिकों को धमकी देती है और कहती है कि तुमने रिप्रेजेंटेशन देने की हिम्मत की तो हम तुम्हारे खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे। अच्छा। तो एक तरह से मोदी सरकार जो है पिछली सरकारों की तुलना में एक, मैं कहूंगा डिक्टेटोरियल, एक जो है बदला लेने वाली सरकार है और एक ऐसी निकम्मी सरकार है जो लोगों को बेवकूफ समझती है। मैंने एक चिट्ठी लिखी भारत सरकार को जिसमें भारत सरकार कहती है कि आपकी ग्रीवेंस जो है वो कंप्लेंट है। अच्छा। इसलिए हम इस पे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अब मैंने डिक्शनरी देखी
तो डिक्शनरी देखी तो उसमें पता चलता है कि कंप्लेंट का मतलब भी शिकायत होता है और ग्रीवेंस का मतलब भी शिकायत होता है। यानी ये भारत सरकार लोगों को, नागरिकों को मूर्ख समझती है और वो समझती है कि ग्रीवेंस अलग होगी, कंप्लेंट अलग होगी और प्रतिवेदन अलग होगा। यानी कि मूर्खों का राज जो है या तो इस देश में हो गया है या सारे IAS ऑफिसर जो गृह मंत्रालय में बैठे हैं, दूसरे मंत्रालयों में बैठे हैं, वो अकल बेच चुके हैं और वो एक तरह से मोदी और अमित शाह के दलाल, चमचे और एक तरह से उनके नौकर बन चुके हैं, जो कि देश की पूरी नौकरशाही को बर्बाद करने का एक बड़ा प्रमाण है। अब इसके जवाब में मैंने जो है एक चिट्ठी जो है केंद्रीय गृह सचिव को दोबारा लिखी और वो मैंने उनके कार्यालय में जाकर दी। मैंने उसमें कहा कि आपने जितने भी दस्तावेज मांगे हैं मुझसे वो सारे के सारे आपके पास हैं और अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको देने को तैयार हूं, आप मुझे बताएं कौन सा दस्तावेज आपको चाहिए। तो एक तरह से समझिए भारत सरकार चोरी और सीनाजोरी करती है और इसी तरह का हम देखते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट को भी बेवकूफ बनाने की काम बात करती है। जब सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने पिटीशन डाली राकेश अस्थाना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, तो उसकी हूबहू कॉपी लेकर जो है एक आदमी से भारत सरकार ने एक पिटीशन जो है दिल्ली उच्च न्यायालय में डलवा दी। अच्छा। और दिल्ली उच्च न्यायालय में डलवा दी तो जब वो सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में आई तो भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि ये मामला जो है ऑलरेडी दिल्ली उच्च न्यायालय में गया हुआ है, जबकि सुनवाई शुरू नहीं हुई थी। अच्छा। तो गया हुआ है, इसका मतलब उन्हें पक पक पता था वो कहाँ चल रहा है और वो कहते हैं जी इसलिए सुप्रीम कोर्ट को नहीं सुनना चाहिए। लेकिन उससे पहले उन्हें नहीं पता था कि ये मामला जो है महेंद्र यादव जो कि DGP राजस्थान के थे, उनके खिलाफ नागरिक संघर्ष समिति ने 2019 में ही एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट की डाली हुई थी। वो भी इसी बात पर डाली थी कि उनके जो है महेंद्र यादव का जो एज ए DGP जो सिलेक्शन था वो गलत था और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी नोटिस किया हुआ है। अच्छा। तो ये बात जो है तुषार मेहता को या तो पता नहीं या वो जानते नहीं, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बहलाने की कोशिश की और उसके बदले में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना ने कहा कि हाँ अगर नीचे वाली अदालत उस पर सुनवाई करती है तो करे, जो सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है अगर वो वहां जाकर अपना प्रतिवेदन देना चाहते हैं, इंटरवेंशन करना चाहते हैं करें, लेकिन हम 15 दिन बाद इस मामले को जरूर सुनेंगे। और उन्होंने 6 जनवरी की डेट 6 सितंबर की डेट जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए तय कर दी है। अच्छा। अब ये सारा मामला जो है तुषार मेहता जब ये बात भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश ने कही कि हम इसको 6 तारीख को सुनेंगे, 15 दिन में इसका फैसला आना चाहिए, तो तुषार मेहता को कहना था कि दिल्ली हाई कोर्ट को ज्यादा टाइम दिया जाए ताकि आसमान थोड़ी गिर रहा है, आसमान थोड़ी गिर रहा है कि अगर जो है इस मामले की सुनवाई में देरी हो जाए। तो इसका मतलब यह है कि आप एक चीज समझ लीजिए, 2 बातें तय हैं। एक तो यह है कि राकेश अस्थाना को तुरंत ही जल्दी ही अपने पद को छोड़ना पड़ेगा और दूसरी है कि भारत सरकार जो है एक तरह से सर्वोच्च न्यायालय को जो दबाने की कोशिश कर रही थी, सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी वो साजिश का पर्दाफाश कर दिया है और आने वाले समय में नागरिकों को और जागरूक होकर इस सरकार के हर कुकर्म की शिकायत, हर कुकर्म की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम ये कहेंगे कि यहाँ हिंदुस्तान का मीडिया लड़ेगा, हिंदुस्तान का विपक्षी दल लड़ेंगे, हिंदुस्तान में और लोग लड़ेंगे, तो आप समझ लीजिए कि हर लड़ाई आपको नियत और अकेले लड़नी है। और आप जो है पूरी लड़ाई में, जैसे महाभारत में आता है कि अर्जुन का जो बेटा था उसने अपने दम पर चक्रव्यूह भेदा था। जी बिल्कुल, अपने दम पर चक्रव्यूह भेदा था। तो हिंदुस्तान के हर नागरिक को ये मानकर चलना चाहिए कि वो उसी आत्मा का रिप्रेजेंटेशन करता है और इस सरकार की सारे कुकर्मों का पर्दाफाश अभिमन्यु की तरह हर हिंदुस्तानी को करना पड़ेगा, तब ये सरकार सुधरेगी, वरना ये सरकार नागरिक स्वतंत्रता को कुचलने में हमेशा आगे लगी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने पूरा कानूनी दांव पेच समझाया, क्योंकि आप खुद इसमें एक तरह से इन्वॉल्व हैं, आप लगातार याचिका लगा भी रहे हैं। तो अब जनता पर छोड़ते हैं, उनका क्या कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं, साथ ही इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों किसी और एपिसोड में रविंद्र जी से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए दिए इजाज़त।